Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग सारे जितने भी स्टेट रहे थे, सक्सेशन स्टेट, रिबेलियस स्टेट, वो कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि 18वीं सेंचुरी के स्टेट एंड सोसाइटी में इंडिया की डिफरेंट सिचुएशन और पोजीशन कैसी थी। तो अभी क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की। क्लियर? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में वी विल फोकस इकोनॉमी फर्स्ट। हम लोग यहाँ पे अभी इकोनॉमी की बात करेंगे एंड देन फर्दर हम लोग एजुकेशन वगैरह इन सब फील्ड में भी बात करेंगे। तो अब अगर इकोनॉमी की बात देखी जाए तो देखो, इकोनॉमी किसी भी देश को चलाने का काम करती है। इस समय पे प्रॉब्लम क्या थी ये हमें देखना है। इंडिया को एक लैंड ऑफ कंट्रास्ट बोला जाता था, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ट्रेड कैसे हो रहा है, किन किन चीज़ों का ट्रेड हो रहा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये सब की सिचुएशन क्या है, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या क्या थी। मेजर प्रॉब्लम हमारे पास थी कि हमारा जो स्टेट था, ठीक है, सिचुएशन क्या क्या थी आइल से ये देखेंगे। स्टेट जो था वो हाई रेवेन्यू की डिमांड करता था। बेसिक चीजें अगर थोड़ा इकोनॉमी के बारे में जाने, आपको पता है जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, ये सब चलता था। अगर ये नहीं भी पता तो हमें ये पता है कि जो जमींदार्स होते थे, जो ब्रिटिशर हैं, वो क्या करते थे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे क्या करते थे, टैक्स चार्ज करते थे। नो मैटर आपकी फसल कितनी हुई है, उस पर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन पे चीजें डिपेंडेंट नहीं थी। आपको कुछ अमाउंट क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर के पास सबमिट करवाना पड़ता था। और वहीं पे कई बार आपके इंटरमीडिएरी यानी जमींदार्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते थे, जो अपना बीच का चार्ज, अपनी बीच की कमीशन भी आपसे लेते थे। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि हाई रेवेन्यू डिमांड थी स्टेट की, यानी गवर्नमेंट की। स्टेट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा हमारे जो नोबल्स थे, वो नोबल्स और आइल से जमींदार, नोबल्स एंड जमींदार जो थे वो ग्रीडी थे। देखो 10 रुपए कमा के इनका बीच में काम नहीं चल रहा है। अगर इन्हें ब्रिटिशर को कुछ देना है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्शन हुआ 100 का, ठीक है। अब ब्रिटिशर ने क्लियर कट बोल रखा है कि जी 70 तो हमें ही जमा कराने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे 70 तो क्लियर कट ब्रिटिशर के पास जाने ही जाने हैं। बीच में है जमींदार, और खुद जमींदार जाके तो डायरेक्ट किसानों से टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, वो अपने कोई ना कोई एजेंट अपॉइंट करते थे, क्योंकि ये लोग भी बड़े आदमी हैं। तो अब यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पे इसके पास बचे 30 रुपए। अब इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भैया 20 रुपए तो पूरे मेरे, और इसने कहा चलो 5 रुपए तो मैं भी लूंगा क्योंकि मैं जाके वसूल के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 25 रुपए चले गए और अल्टीमेटली बचा कितना, इसके पास बच गए 5 रुपए। जो 5 रुपए बचे हैं इसमें इसने कॉस्ट भी लगाई होगी, टाइम भी लगाया है, एफर्ट भी लगाया है। तो यहाँ पे रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ये कहा जाता है एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस, ठीक है। टेक्निक नहीं थी, कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह नहीं है हमारे पास प्रोडक्शन की, तो आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ रही। इसके अलावा जितने भी आपके ऑफिशियल्स होते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने आ रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करने आ रहे हैं, दे आर वेरी ब्रूटल, दे आर वेरी अनकाइंड टुवर्ड्स द पीजेंट। वो पीजेंट्स के टुवर्ड, किसानों के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑपरेशंस बाय ऑफिशियल तरह की अलग अलग परेशानियां यहाँ पे क्रिएट की जाती थी बाय देम। तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई। इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप धरने पे बैठ रहे हो, बहुत सारे जो हैं 18-19 सेंचुरी के टाइम पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्ट्रगल्स भी हुए हैं, बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं, बहुत सारे रिवोल्ट भी हुए हैं। तो यहाँ पे मार्चेस एंड काउंटर मार्चेस जो थी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, ये भी ट्रेड को इम्पैक्ट करती थी। अगर सोशल स्ट्रक्चर हिल जाएगा ना तो ट्रेड की सिचुएशन तो हिलनी ही हिलनी है, ट्रेड प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। पूरी कंट्री में अगर मान लो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, या फिर नॉर्मली कोई बहुत बड़ा सेक्शन, अभी फार्मर्स को लेके देख लो आप, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट का एक सोशल काइंड ऑफ एंगल है, ठीक है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, लेकिन उससे इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। इसीलिए इंडिया को क्या बोला गया, इंडिया को लैंड ऑफ कंट्रास्ट बोला गया। इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज किया कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट। यहाँ पे तो अलग अलग तरीके की क्या चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं, बी इट सोशल, बी इट इकोनॉमिकल और बी इट पॉलिटिकल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बोली गई कि यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है। अगर हम बात करें तो देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी
विद रिचेस एंड लग्जरी, विद रिचेस एंड लग्जरी। अब इस बात का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि देयर आर फ्यू पीपल, ये क्लियरली शो कर रहा है इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, ये क्लियरली शो कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी है। दिस मीन्स व्हाट, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी रिच, हु आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, जो लोग क्या कर रहे हैं, आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास सारी सहूलियत, सारी फैसिलिटीज है। एंड देयर आर फ्यू पीपल जो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो ये क्लियर कट आपकी इनकम इक्वालिटी, आय को लेके असमानता को दर्शाता है। तो उस समय पे हमारी सोसाइटी में आय को लेके असमानता, ये पॉइंट्स बन रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो इनकम इनइक्वालिटी हमें उस समय पे देखने को मिल रही थी। अब एक एक करके टॉपिक पे आते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की, इकोनॉमी कैसे चलती है? इकोनॉमी एग्रीकल्चर से चलती है, इंडस्ट्री से चलती है, ट्रेड से चलती है। तो इंडस्ट्री तो भूल जाओ, अभी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, ये तो भूल जाओ। हम बात करेंगे किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था, और उससे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। उससे पहले हमारे पास जो टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी? ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, प्रोडक्शन क्या था? अब आप खुद बताइए, आज की डेट में अगर पूछा जाए तो क्या सिचुएशन है, और पास्ट डेट में 18th सेंचुरी की बात करें हम लोग, तब एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन रही होगी? क्या टॉपिक है हमारा इकोनॉमी में? फर्स्ट, इकोनॉमी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की हम बात करें तो डोमिनेंस था एग्रीकल्चर का, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बट स्टिल जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो क्या थी, वो स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? स्टेगनेंट का सिंपल मतलब होता है कि वो रुकी हुई ग्रोथ थी, इनकी ग्रोथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा था। हमें जो चार्ट देखने को मिल रहा था एग्रीकल्चर का, वो काइंड ऑफ स्टेगनेंट देखने को मिल रहा था, कोई अपवर्ड यहाँ पे हमें ग्रोथ में मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। टेक्नोलॉजी आज भी उतनी अप टू द मार्क नहीं है, अगर कंपेयर किया जाए उस समय से बेटर है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। तो उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो टेक्निकल बैकवर्डनेस थी हमारे यहाँ, टेक्निकल बैकवर्डनेस थी। इरिगेशन को लेके बात करूं तो इरिगेशन फैसिलिटीज पुअर थी, क्योंकि कोई आर्टिफिशियल मेजर बहुत ज्यादा नहीं था। आप टोटली किस पे डिपेंडेंट थे? आप टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। प्लस ब्रिटिशर और क्या, जो आपके खेती वाले किसान होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, उनके बीच में बहुत गैप था। बीच में जमींदार आ गए, एजेंट्स आ गए, सब अपना अपना चार्ज कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा गैप इनके बीच में क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से हमें मेजर प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिली। हाँ, विलेज की अगर मैं बात करूं तो विलेज जो थे वो इतना सेल्फ सफिशिएंट थे कि वो अपनी चीजें बना लेते थे और इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करते थे। तो विलेज को लेके हम कह सकते हैं कि विलेज वाज सेल्फ सफिशिएंट एंड दे आर नॉट इंपोर्टिंग मच थिंग। बट फिर भी आपने सुना होगा इंडिगो को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, ब्रिटिशर जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे थे, जिस वजह से यहाँ पे खेती क्या होने लगी थी, कमर्शियलाइज होने लगी थी, कमर्शियलाइज होने लगी, और लोग खुद खाने के लिए नहीं बना पा रहे थे। एक वर्ड होता है आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? गुजर बसर कैसे कर रहे हो आप, खाने के मतलब बेसिक सब्सिस्टेंस की नीड्स क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान की बात की जाती है, और एजुकेशन भी आजकल ऐड हो गया हम देखें तो। बट यहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है कि आप खुद बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। क्या प्रमोट होने लगा था? कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रमोट होने लगा था, ठीक है। तो दिस वॉज द सिचुएशन विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड की। अब ट्रेड सेक्टर को अगर हम लें, ट्रेड हो रहा था, ठीक है, ट्रेड अच्छे से चल रही हैं चीज़ें। कहाँ? इंडिया, आपके अफ्रीका वाले रीजन, अरेबिया, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अलग अलग कंट्री के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट हम लोग कहाँ कहाँ से कर रहे हैं? इंपोर्ट के लिए हम लोग किस किस जगह पे डिपेंडेंट है? हम लोग बहुत सारी अलग अलग कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अरेबिया से चीज़ें मंगा रहे हैं, इंडोनेशिया से चीज़ें मंगा रहे हैं, आपके मसाले वगैरह, परफ्यूम वगैरह इंडोनेशिया आइलैंड से आ रहे हैं आपके पास, तिब्बत से आ रहे हैं आपके पास, तिब्बत से गोल्ड आ रहा है, वुलन क्लोथ्स आ रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब एक टर्म अभी मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताती हूँ, फिर एक और इकोनॉमिक टर्म पे बात करेंगे। क्लियर? इसके बाद यूरोप की भी बात करें तो यूरोप से भी वुलन क्लोथ्स वगैरह हमारे पास आ रहे हैं, यूरोप से भी चीज़ें आ रही थी। यहाँ से सबसे क्या हो रहा था? इंपोर्ट हो रहा था, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड की। उसके बाद अगर हम लोग देखें एक्सपोर्ट, तो हम लोग काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर हम देखें तो आपको पता है मसाले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे, स्पेशली ब्लैक पेपर, ठीक है। राइस एक्सपोर्ट किया जा रहा है, शुगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ओपियम एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल वाज मतलब ये जो था, ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि हम कॉटन बहुत ज़्यादा क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। सिल्क का भी थोड़ा बहुत पार्ट हम देखेंगे, राइस हो गया, शुगर हो गया, ओपियम, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट देखा, एक्सपोर्ट देखा, इंडिया समहाउ मैनेज कर रहा था चीज़ें बहुत ज़्यादा। हमारा जो BOT था, BOT क्या होता है, अब इस बारे में बात करेंगे। BOT इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। BOT इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आपके आयात और निर्यात का क्या होता है, डिफरेंस होता है। निर्यात कितना कर रहे हो आप और आयात कितना कर रहे हो, आप बाहर भेज कितना रहे हो और बाहर से मंगा कितना रहे हो, इनके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, अगर मान लो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ 100 का और मैं मंगा रही हूँ 120 यूनिट, तो मेरा ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये चला गया नेगेटिव में। और ये माइनस में होना, नेगेटिव में होना बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्या मतलब है इसका कि आप भेज ज़्यादा, आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं होती। तो इस टाइम पे सिचुएशन नॉर्मल थी, लेकिन इंडिया जो है वो क्या करता था, इंडिया इंपोर्ट कर रहा था कुछ चीज़ों को। किस किस को, इंडिया इंपोर्ट कर रहा था आपकी गोल्ड, और इंडिया जो था मेजरली इंपोर्ट कर रहा था कुछ प्रीशियस स्टोन लाइक गोल्ड और सिल्वर। इंडिया इंपोर्ट कर रहा था मेजरली गोल्ड को एंड सिल्वर को। तो इस वजह से हमारा जितना भी आपका एक्सपोर्ट होता था वो क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था, और बल्कि इंपोर्ट ही ज़्यादा काउंट हो जाता था, बिकॉज आप इतने प्रीशियस मेटल जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। दैट्स वाई सिर्फ इस रीजन की वजह से इंडिया को क्या बोला जाता था, इस रीजन की वजह से इंडिया को बोला जाता था सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल। सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल। अच्छा, प्रीशियस मेटल कौन कौन से थे जिस वजह से इंडिया को सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल बोला जाता था, तो वो है हमारे गोल्ड एंड सिल्वर। सिंक क्या मतलब है कि बाहर से लोग लाके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, हमारी मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं, किसको, गोल्ड एंड सिल्वर को। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा BOT कैसा, एग्रीकल्चर कैसा, डोमिनेंट, बैकवर्ड, इरिगेशन वाज पुअर, टेक्नोलॉजी वाज नॉट अप टू द मार्क। ट्रेड की बात करें तो हमारा BOT नेगेटिव में जा रहा था, मेनली ड्यू टू द प्रीशियस मेटल। ठीक है, बाकी तो कोशिश कर रहे थे हम चीज़ों की, बट नहीं हो पा रही थी। अच्छा, एग्रीकल्चर लेवल पे हम बात करते हैं आगे और भी चीज़ों की। हमारे किसान कोशिश कर रहे थे, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने के बाद भी किसान जो थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अपने हार्डवर्क से प्रोडक्शन को मैनेज कर पाएँ। हम देख रहे हैं कि हम कितनी सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये हमने एग्रीकल्चर की बात करी और हमने ट्रेड की बात की। अब प्रॉपर हम एक बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड को लेके कुछ व्यूज़ थे, कुछ व्यूज़ प्रिवेलेंट थे कि आपका जो ट्रेड है वो ऐसा पर्टिकुलरली क्यों है, डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो देयर आर 2 व्यूज़ रिगार्डिंग दैट। ठीक है, फॉरेन ट्रेड को लेके 2 व्यूज़ थे। वो व्यूज़ क्या थे वो देख लेते हैं हम लोग। 2 व्यूज़ है हमारे पास, किससे रिगार्डिंग, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग। तो फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग वो 2 व्यूज़ क्या हैं, एक है हमारा डोमिनेंट व्यू एंड नेक्स्ट इज अदर। अब डोमिनेंट व्यू वाले लोग क्या कहते थे, आप इसको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ उसे, कि डोमिनेंट व्यू वाले लोग क्या कहते थे, दे विल से कि आपके यहाँ पे जो ट्रेड की कमी है वो क्यों है, क्योंकि आपके यहाँ पे कांस्टेंट वॉरफेयर होती रहती है, बार बार आए दिन किसी ना किसी बात पे यहाँ पे लड़ाई चल रही है। कभी आपके खुद के टाउन आपस में लड़ रहे हैं, कभी तो ब्रिटिशर से किसी ना किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है। तो कांस्टेंट वॉरफेयर वाली जो सिचुएशन है, इससे आपकी इकोनॉमी में चीज़ें जो है वो बैलेंस नहीं रह पाती हैं। क्लियर। अब वॉर वाली सिचुएशन में आप वॉर में लग जाओगे, प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा, लोग जो है वहाँ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, तो इस वजह से आपका जो क्या है, आपका ट्रेड है वो क्या होता है, डिक्लाइन जाता है। ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, ट्रेड में रुकावट आती है, ट्रेड कम हो जाता है। क्लियर। सो दिस इज द रीज़न। इसके अलावा आपकी क्या होती है, आपकी बहुत ज़्यादा हमें रॉबरी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरी चकारी ये सब चीज़ें थी, लूट थी। आप देखो नादिर शाह की बात करो, अहमद शाह अब्दाली की बात करो, कुछ एरिया आपके आसपास के जाट स्टेट्स जो थे वो भी ये काम करते थे। इवन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अलावा सिख्स ने भी कुछ जगह पे क्या करा है, रॉबरी का काम करा है। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से ट्रेड की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो पाती थी। ये कौन सा व्यू था, ये था डोमिनेंट व्यू। अदर व्यू में हम क्या बात करते हैं, अदर व्यूज कहता था ठीक है ट्रेड वगैरह ये तो प्रॉब्लम है ही है, बट हमारे साथ एक और मेजर प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रूलर का कुछ पता तो है ही नहीं ना हमें। अभी किसी ने किसी को गद्दी से हटाया, दूसरा बैठ गया, आज कोई और रूलर है, उसने कोई और रूल बनाया, कल ही लड़ाई लड़के कोई और आके बैठ जाएगा और फिर रूल बदल जाएंगे सारे।
सिस्टम बदल जाएगा सारा, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। सी रूट, आप कहीं पे सी रूट पे रुकावट लगा दो कि कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो उससे भी क्या होगा, ट्रेड डिस्टर्ब होगा। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लो अभी की जो गवर्नमेंट है वो किसी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना रही है, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट आए, मान लो रिलेशन उतने अच्छे नहीं चल पाए, जो इन्होंने रूल बनाया आप बिल्कुल रूल चेंज कर दो, तो जो उस फील्ड में पर्टिकुलरली पर्सन होंगे, जो उस फील्ड में काम कर रहे होंगे, उनका ट्रेड पे तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यही सिचुएशन उस टाइम भी हमें देखने को मिलती थी। क्लियर, यहाँ तक हमें दोनों व्यूज समझ में आ गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा कि हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। थोड़ा सा हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल की बात करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा खासा काम कर रही है, ठीक है। टेक्सटाइल ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के फॉर्म में टेक्सटाइल ने हमें संभाल रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है, चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिशियन थे हमारे, बहुत सारी सिटीज़, देखो फैज़ाबाद वगैरह कुछ सिटीज़ हैं, वो आर्टिशियन और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। अब हैंडीक्राफ्ट में भी डिके देखने को मिला। आपका हैंडीक्राफ्ट है तो, बट हमें हैंडीक्राफ्ट में भी क्या देखने को मिला, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है, काम चला रही है, बल्कि संभाल के रखी हुई है, एक लंबे समय तक संभाला उसने। बट अभी तो यहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक जाते जाते चीज़ें खराब हो गई थी और यहाँ पे हमें डीके देखने को मिला। 18 तक तो फिर भी चीज़ें ठीक चल रही थी। डीके किसका, डीके हैंडीक्राफ्ट का। वाई, बहुत सारे रीजन थे। देखो, क्योंकि एक तो ब्रिटिशर टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, रेलवेज आ गई थी 1851 के टाइम तक। यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिशर अब ट्रैवलिंग के लिए भी चीज़ें यूज़ कर सकते थे। रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया था उनके लिए, तो यहाँ पे वो सस्ते में चीज़ें ले जाते थे और बाहर से फिनिश्ड गुड ला के बेचते थे, जिसे क्या बोला गया है, जिसे ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ कहा गया है। ये कंसेप्ट किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ वाज द कंसेप्ट गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी एंड सेकंड टाइम आगे आरसी दत्त ने इनके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे डिके देखने को मिला। पहला रीजन तो ये कि ब्रिटिशर की टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर पाते थे। दूसरा, जो यहाँ हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले पर्सन थे, आर्टिशियंस थे, वो जो पहले प्रिंसली कोर्ट होते थे, राजा रजवाड़ाओं के महल होते थे, उस हिसाब से चीज़ें बनाते थे। अब ब्रिटिशर के टेस्ट से समटाइम वो चीज़ें मैच नहीं करती थी, तो उनके नए टेस्ट को, उनके डिमांड को मैचअप कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। क्लियर, तो ये हमने देखा। इसके अलावा कुछ और टाउन्स, कुछ और स्टेट्स थे इंडिया के जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे समअप करने के लिए अगर हम एक बात बोले तो रशिया के एक पर्सन थे पीटर, उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने क्लियर कट ये लाइन बोली है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कर सकते हो कि ट्रेड इन इंडिया इज द ट्रेड, या कॉमर्स इन इंडिया इज द कॉमर्स विद द वर्ल्ड। अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, आप इंडिया में इंडस्ट्रीज वगैरह आप डील कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात चल रही है, तो आप एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज यू नो कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मार्केट बेस बना लेते हो तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अदर नेशन। क्लियर, तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो पूरी बात की है वो किसकी बात की है, हमने इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात की है। तो चैप्टर को समअप करने के लिए इकोनॉमी की बात कर लिया, हम थोड़ा सा एजुकेशन और एक सेक्टर पे और कल्चरल बात करेंगे, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर। So that's all for this video. Thank you for watching the video.